ये बेस्ट हॉरोस्कोप है किसी पॉलिटिकल हाईएस्ट पोजीशन के लिए, प्रधानमंत्री जैसे पद के लिए। जिस दिन भी इनको मौका मिलेगा, शी विल प्रूव हरसेल्फ एज ए वेरी गुड, वेरी मतलब ऑनेस्ट जो है प्राइम मिनिस्टर। मतलब आप देखिए, मैं एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहा हूं कि सदन जो है सुषमा स्वराज को भूल जाएगा इनके आने के बाद। संसद और राज्यसभा दोनों एक बहुत बड़े ओरेटर को देखने जा रही है प्रियंका के रूप में। आज नेताओं भी सुन ले इस बात को कि उन्होंने जिस तरह से नरसंहार किया है, लाखों लोग मार दिए। ये जीवन हमेशा याद है कि प्रकृति का नियम है, एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो नेतन्याहू को अगर ये गलतफहमी है कि अमेरिका उनकी वहां पर दूर बैठ के मदद कर देगा, लेकिन पड़ोस में तो उनके खिलाफ इतना बड़ी नाकाबंदी हो चुकी है। 8वां घर का राहु इनके लिए डेथ लाइक सिचुएशन बनाएगा। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संडे का दिन है, आप सबको बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है राजीव नारायण शर्मा जी के शो का। बड़ा हिट शो है, पूरी दुनिया के लोग इंतजार करते हैं। और एक साहब तो मुझे ये बता रहे थे कि वो अलार्म लगा के सिर्फ इसलिए उठते हैं, संडे को सुनते हैं और फिर सो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो राजीव जी का शो सुनते हैं। हर बार की तरह मैं फिर कहूंगा कि अगर आपको ज्योतिष में यकीन हो तो आप ये शो देखिए, ज्योतिष में यकीन ना हो तो बिल्कुल मत देखिए। राजीव जी की कोई भविष्यवाणियां सही हुई है, कुछ गलत हुई है। राजीव जी पेशे से इंजीनियर हैं और उसके बाद उन्होंने कई सालों तक अध्यात्म की दुनिया में चले गए। ज्योतिष शास्त्र का बहुत जबरदस्त अध्ययन किया। तो एक इंजीनियर कैसे ज्योतिषी बनता है, कैसे बातचीत करता है, ये उनकी इस विधा में झलकता है। बहुत अच्छी बातचीत है इस बार, खास तौर से प्रियंका गांधी के भविष्य को लेकर। प्रियंका गांधी राजनीति में एंट्री कर रही हैं। पार्लियामेंट में उनकी क्या स्थिति होने वाली है, राजीव जी ने विस्तार से बताया है कि उनके सितारे क्या कहते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री पर हमला हुआ, ये बात उन्होंने पहले ही कह दी थी अपने शो में, और वाकई हमला हुआ और शेयर मार्केट की बैंड बज गई। ये भी राजीव जी पहले बता चुके थे। तो इस बार का शो बड़ा खास है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन करिएगा। चलते हैं राजीव जी के पास और पूरी बातचीत सुनते हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव नारायण जी आपका। पहले तो मैं हाथ जोड़ के आपका अभिनंदन करता हूं, आपको शुक्रिया कहता हूं क्योंकि आपने मेरे अंदर हौसला बढ़ाया था 4 PM म्यूजिक को लेकर। जब मैंने 4 PM म्यूजिक शुरू किया, मैंने आपसे पूछा था कि आप जरा इसके ग्रह बता दीजिए, और आपने कैलकुलेशन करके कहा था कि ये चैनल बहुत अच्छा चलेगा। तो वास्तव में मेरी उम्मीद से अच्छा गया चैनल ये। पहले मैंने एक गैरेज में काम कर रहे लड़के को बंबई बुला के शहनावाज को उसका गाना रिकॉर्ड कराया, फिर वैष्णवी का गाना रिकॉर्ड कराया, फिर एक गणेश जी की स्तुति नोट कराई। और उसके बाद में हमने फणीश्वर नाथ रेणु, भारत के बहुत महान साहित्यकार हुए, बहुत अच्छी उन्होंने कहानियां लिखी हैं। उनकी कहानी थी रसप्रिया। उस पर हम लोगों ने 6-7 मिनट की म्यूजिकल फिल्म बनवाई। अमरीश शर्मा बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, उन्होंने वो बनाई पिक्चर। और पंकज त्रिपाठी जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। पंकज त्रिपाठी जी का बड़ा उसमें रोल रहा। और शुक्रवार को बिहार में, उसमें पटना में उसका प्रीमियर हुआ। पंकज जी आए थे और पंकज त्रिपाठी वहां पर, और उस प्रीमियर में वो मौजूद रहे। तो वो बहुत अच्छी रसप्रिया का वो बड़ा 4 PM म्यूजिक को बड़ा लोगों ने सराहा इस तरह की प्रस्तुति को। किसी इतना बड़ा साहित्यकार, उसकी एक कहानी पे फिल्म बने और पूरी कहानी पे वो फिल्म जो है बहुत बड़ा संदेश दे रही है। तो आपका आभार कि 4 PM म्यूजिक बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैंने सोचा आपको शुक्रिया अदा कर दूं। और दूसरी खुशखबरी है कि आपने कहा था कि चैनल अच्छा चलेगा, तो मुंबई में भी हमने जून में अपना ऑफिस खोल लिया है। हम महाराष्ट्र के लोगों से वहीं मुलाकात किया करेंगे। मुंबई भी अब आना जाना बढ़ेगा क्योंकि ऑफिस खुल गया है, तो नेचुरली मैं भी आऊँगा, जाऊँगा, बढ़ूँगा वहाँ पे। तो ये सब आपने आशीर्वाद दिया और राजीव जी ये सब हो गया। आगे भी भाई देखिए, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता है कि हमारे पहले प्रोग्राम की बात याद रखिए, वो एकदम बड़ा अच्छा एक मतलब धमाकेदार बात हुई थी कि भाई आग लगा देगा। तो आप देख रहे हैं कि, और दूसरा बात है कि आपका शुक्र जो है भाग्येश है, तो आप ग्लैमर वर्ड की तरफ आकर्षित क्यों हुए? कुंभ लगन के लिए शुक्र जो है हमारा भाग्येश है, तो योग कारक प्लेनेट भी है। तो इसके कारण ही आप देखिए ग्लैमर के फील्ड में आकर्षण हो रहा है। और अब भारत की जो ग्लैमर कैपिटल है उसमें आप पहुंच गए मुंबई में। तो आगे भी आने वाले टाइम में, अभी तो बहुत टाइम बाकी है, अभी तो 1.5 साल बाकी है। अभी भी हमने तो 3 साल की भविष्यवाणी की थी। सो मौज करिए। और इस सब के लिए जो भी नया डेवलपमेंट हो रहा है, आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। और ईश्वर करे इसी तरह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहे।
शुक्रिया राजीव जी। आज के कार्यक्रम पे वापस लौटते हैं और मुझे याद है आपने एक बड़ी भयंकर भविष्यवाणी करी थी। आपने कहा था कि ये स्टार्स बदलने, शायद जहाँ तक मुझे याद है मंगल का आपने कहा था जो चेंज हो रहा है उसमें दुनिया के जो हालात बनेंगे वो बहुत खतरनाक बनेंगे। इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष को अपनी जान का भी खतरा हो सकता है, उन पे हमला हो सकता है। और वो बिल्कुल सही बात है, इजराइल के प्रधानमंत्री के घर पे बच गए वो, लेकिन उनके नेतन्याहू जी पे हमला हुआ और आपने कहा था इजराइल तबाह हो जाएगा इस लड़ाई में। इजराइल जिस तरह से दरिंदगी पे उतरा, जिस तरह से मासूम हजारों बच्चों को वो मार दिया उसने, तो मुझे लग रहा है कि आपकी भविष्यवाणी काफी सही होती नजर आ रही है। इजराइल की स्थिति बहुत खराब हो रही है, लेकिन ये इजराइल के प्रधानमंत्री पर हमला हो जाएगा, ये कौन सा एंगल था, ये कौन सा ग्रह होता है जिसको देख के आप बता देते हैं ये बातें? बहुत अच्छी बात। ऐसा है, देखिए संजय जी, मजेदार बात यह है कि दूसरा थोड़ा मैं अपने दर्शकों को, आपके और दुनिया भर के लोगों को बताना चाहता हूं कि आप ज्योतिष को जो है इतना हल्का समझिए। मैंने हमेशा आपके प्रोग्राम में एक कोट जो है बृहस्पति संहिता का पढ़ के सुनाया था और फिर दोबारा सुनाओ। ग्रहों के अधीन ही यह संपूर्ण संसार है, ग्रहों के अधीन ही सभी श्रेष्ठ मनुष्य, राजनेता और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। काल का ज्ञान भी ग्रहों के अधीन है और हमारे सभी कर्मों के फलों को देने वाले भी ग्रह ही होते हैं। तो आप देखिए कि मैंने, सबसे बड़ी बात है कि जो वो जिस प्रोग्राम में मैंने कहा था वो 6 अक्टूबर का प्रोग्राम था। 6 अक्टूबर के प्रोग्राम में मैंने ये ऑन एयर बात की, जो मेरे एक पत्रकार मित्र ने उतना ही पोर्शन जहां पर मैं इजराइल के बारे में बात कर रहा हूं, नेतन्याहू का नाम ले रहा हूं कि नेतन्याहू के ऊपर हिंसात्मक हमला होगा और उनकी जान को खतरा, उनकी वायलेंट डेथ भी हो सकती है, ये बातें मेरे एक फ्रेंड ने, उसने उतनी पोर्शन को निकाला। मैं आपको शेयर करूंगा, आप अपने दर्शकों को जरूर दिखाइएगा। उन्होंने अभी एक अच्छा काम किया कि नीचे ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी डाल दिया है, तो दुनिया के लोगों को, वेस्टर्न वर्ल्ड को भी समझने के। वो तो बार बार कहते हैं कि आप एलन मस्क को, एक सेकंड रुकिए, पहले मैं दर्शकों को दिखा देता हूं वो वाला हिस्सा जो राजीव जी कह रहे हैं। और ये देखिए आपके सामने जो पिछली भविष्यवाणी है राजीव जी की, वो भविष्यवाणी सुनिए। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इजराइल की कुंडली में मंगल अभी यहां से 10वें घर से गोचर कर रहा है, इसीलिए और उसकी चौथी दृष्टि लगन पे जा रही है। इसका मतलब है इजराइल जो है इतना एग्रेसिव क्यों है, और इजराइल एग्रेसिव रहेगा। इजराइल की कुंडली इस समय, इजराइल की जो दशा चल रही है वो देखिए, करंट दशा राहु केतु की चल रही है इजराइल की, जो अभी मैंने कुंडली दिखाई। और इजराइल की कुंडली में ही राहु केतु से ग्रहण आता है, तो इजराइल के लगन में और सप्तम भाव में ये ग्रहण पड़ गया है। इजराइल के लगन और सप्तम भाव में ग्रहण पड़ा, इसका अर्थ संजय जी समझ लीजिए कि इजराइल में नेतन्याहू की लाइफ को भी खतरा है। मैं, आप सोचिए, नेतन्याहू की लाइफ को भी खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है उनके और उनके बड़े मिलिट्री के लीडर्स के लिए भी बहुत खतरे वाला समय है। उसका कारण आगे बताने वाला हूं। करंट दशा इजराइल की है राहु केतु, जो 15 नवंबर 2024 तक चलेगी। 15 नवंबर 2024 तक का कष्ट है इजराइल के लिए बहुत ज्यादा। इकोनॉमिकली, बिजनेस, डोमेस्टिक हैप्पीनेस के मैटर में इनके लिए ये वर्स्ट टाइम है, सबसे दुखद समय है आंतरिक सुख शांति के लिए। 20 अक्टूबर को जब मंगल इनके जन्म के शनि और चंद्र के ऊपर से ट्रांजिट करेगा, इनके टॉप मिलिट्री कमांडर, लीडर की दुर्घटना, वायलेंट डेथ और देश में भारी मात्रा में हमले होने का योग आ रहा है इजराइल के ऊपर, क्योंकि इनके जन्म के शनि और चंद्रमा के ऊपर से ये मंगल 20 अक्टूबर को राशि बदल रहा है। तो उस दौरान ये इजराइल के लिए बहुत बहुत ही कष्ट का समय है। जी राजीव जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमने सुना कि ये वास्तव में आप पहले कह रहे हैं और वो हमला हो गया। अब बताइए मुझे कैसे आप... बिल्कुल। तो आप सबसे बड़े संजय जी बात ये देखिए कि हम लोग कभी कभी राज्यों के चुनाव और छोटी छोटी बातों को बहुत महान मान लेते हैं। अगर वो कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो सोचा ज्योतिषी खत्म हो गई। अरे आप उस ज्योतिषी को देखिए जो कभी इजराइल नहीं गया, कभी मैं नेतन्याहू को मिला नहीं, और एक भविष्यवाणी किसी दूसरे देश के बारे में की जा रही है जो एकदम 100% सत्य हो रही है। तो इससे आपको पता लगना चाहिए कि कितनी महान विद्या है। मैं आपको पहली बात बताता हूं कि वो घटना मैंने क्यों कही थी। ये हॉरोस्कोप मैं दिखा रहा हूं। सबसे पहले सूर्य ग्रहण जो पड़ा था, ये सूर्य ग्रहण की कुंडली है, दर्शक ये देख लें। सूर्य ग्रहण जो है 2 अक्टूबर को बुधवार के दिन रात इंडिया के टाइम के अनुसार 9:13 पर पड़ा था, और ये वृषभ लगन में पड़ा। वृषभ लगन उस समय उदय हो रहा था,
और ये कन्या लगन में पड़ा, कन्या राशि में पड़ा था, जिसमें केतु, चंद्र, सूर्य और बुध थे। और साथ में उसको मिथुन राशि से मंगल देख रहा था। तो आपको जानकारी के लिए दर्शकों को बता देता हूं कि एक और बहुत अच्छी बात, आज जो जितने लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं कि वो कहते हैं कि भाई ये ग्रहण तो भारत में दिख नहीं रहा था। अरे भाई, आपको भारत में दिखे या ना दिखे, खगोलीय घटना तो है। सूर्य को अगर ग्रहण है तो सूर्य तो पूरे ब्रह्मांड को इन्फ्लुएंस कर ही रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, ये है इजराइल की कुंडली। जो आपका जवाब था ना, ये इजराइल की कुंडली दर्शक देख रहे हैं, ये कि इस इजराइल की कुंडली कन्या लगन की है। तो ये इजराइल के लगन में ही पड़ गया ग्रहण। मतलब इजराइल की लगन होता है हमारा शरीर, फिजिकल बॉडी, उसमें आपका ग्रहण पड़ रहा है। और इनका जो है गोचर में जो मिथुन में बैठा हुआ मंगल, अब तो कर्क में आ गया मंगल, लेकिन उस समय मिथुन में था अक्टूबर के महीने में, 6 अक्टूबर को। और उसकी चौथी दृष्टि लगन पे जा रही थी, उस ग्रहण के योग को प्रभावित कर रहा था। और कन्या लगन के लिए ग्रहण जो है वो अष्टमेश है, 8वां घर का। 8वां घर होता है डेथ के लिए, डेथ इसी से देखी जाती है। और कैसी, मंगल अपने आप में एक हिंसा का कारक है, वायलेंट। तो और 10वां घर जो होता है बेसिकली राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो पावर में बैठे लोग, अथॉरिटी। आपने कहा ना कि किसने कैसे देख लिया आपने नेतन्याहू के लिए, तो चूंकि 10वां घर पावर में बैठा हुआ व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, द पर्सन हु इज होल्डिंग द हाईएस्ट ऑफिस इज सीन फ्रॉम 10th हाउस। उस 10th हाउस में बैठा हुआ मंगल और लगन को दृष्टि दे रहा है। तो इसके कारण मैंने ये बताया था कि ये नेतन्याहू की लाइफ के लिए खतरा है। और इतना ही नहीं, मंगल अपने आप में आर्म फोर्सेस का सिग्निफिकेटर भी है। तो मैंने उस प्रोग्राम में ये भी कहा था, उस पोर्शन में, कि इनके बड़े बड़े मिलिट्री कमांडर्स को भी खतरा है। तो अब आप देखिए कि संजय जी, आज के जीवन में हम देखिए हम कितने असुरक्षित, कितने इनसिक्योर हो चुके हैं। अब वहां पर कोई AK-47 उसकी जरूरत नहीं है। आज तो आप ड्रोन से अटैक कर दीजिए कहीं पे भी, आप कोई दुनिया में कोई कहीं सुरक्षित नहीं है। कभी आप पेजर से मार देते हो लोगों को, कभी आप ड्रोन से हमला कर देते हो, तो आप कोई और बंकर में जो है बड़े बड़े टेररिस्ट जो है, हिजबुल्लाह के नेता और हमास के नेता बंकर में बैठे मारे गए। आप देखो, वो अभी हमास के चीफ का जो इजराइल ने जो हत्या करी थी, वो उसको उसकी चेयर पे बैठी हुई बॉडी मिली है, वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, और छड़ी से वो ड्रोन को हटाने की कोशिश कर रहा है। तो ये आज नेतन्याहू भी सुन ले इस बात को कि उन्होंने जिस तरह से नरसंहार किया है, लाखों लोग मार दिए। ये जीवन हमेशा याद है कि प्रकृति का नियम है, एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। फूलन देवी ने जिंदगी भर हत्याएं की, अपनी कोठी पर उसको गोली मार दी गई थी, याद रखिएगा। तो जितने भी वायलेंट लोग होते हैं, चाहे वो आपका नेपोलियन बोनापार्ट हो, चाहे सिकंदर हो, कोई भी हो, ये लोग सब वायलेंट एंड इनका क्यों होता है? तो नेतन्याहू की डेस्टिनी भी इसी तरह की इजराइल में बता रही है। और सबसे बड़ी बात कि जिस ईरान को ये धमकाने की कोशिश कर रहे थे, मैंने आपकी कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में ईरान की हॉरोस्कोप भी दिखाई थी। ये ईरान की हॉरोस्कोप है। ईरान जो फॉर्म हुआ था 1 अप्रैल 1979 को, 3 बजे का टाइम है, तेहरान इसका है, कर्क लगन है। और इसमें मैंने बताया था कि कर्क लगन में अब चंद्रमा जो है इसमें लगन में आ गया, राजयोग बन रहा है, जिसके कारण मैंने आपके उसमें बताया कि इस्लामिक रिपब्लिक की कर्क लगन की कुंडली है। 2 अक्टूबर 2024 का इक्लिप्स उनके 3rd हाउस में पड़ा है। अतः इनके पड़ोसी देशों के लिए मंथ विनाशकारी होगा। पड़ोस में कौन है? इजराइल। 20 अक्टूबर को जब मंगल इनके लगन में आएगा, तब इनके लिए राजयोग जैसी स्थिति होगी। इनकी हॉरोस्कोप में लग्नेश उच्च के हैं और भाग्येश गुरु उच्च के होकर लगन में है। अतः इस देश का विश्व में कोई नुकसान नहीं कर सकता। इस पर परमात्मा की कृपा है, इसकी सांस्कृतिक जड़ें अत्यंत मजबूत हैं। तो ये सब बातें मैंने उस प्रोग्राम में कही थी। अब उसका नतीजा देखिए, अभी जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, उसमें रशिया और चाइना और ईरान ये आपस में इकट्ठे हुए हैं। तो आज अकेला है नहीं है ईरान अपने आप में। तो नेतन्याहू को अगर ये गलतफहमी है कि अमेरिका उनकी वहां पर दूर बैठ के मदद कर देगा, लेकिन पड़ोस में तो उनके खिलाफ इतना बड़ी नाकाबंदी हो चुकी है। सो वेरी वेरी डेंजरस पीरियड फॉर इजराइल। और क्योंकि इजराइल की जो कुंडली मैंने दिखाई थी, इस इजराइल की कुंडली जो कि इजराइल का फॉर्मेशन हुआ था 14 मई 1948 को, राहु इनके 8वें घर में, तो इसी की महादशा चल रही है। 8वां घर का राहु अच्छा नहीं माना जाता। 8वां घर का राहु इनके लिए डेथ लाइक सिचुएशन बनाएगा। ये इजराइल की कहानी है। गजब गजब बात बता दी आपने। इजराइल को
समझ आना चाहिए कि मासूम लोगों की हत्या का नुकसान क्या हो सकता है, ये आपने बता दिया। दूसरी भविष्यवाणी जो आपने 2 महीने पहले की थी, गजब कहा था आपने, कहा था शेयर मार्केट में भूचाल आने वाला है, दूर रहिएगा, शेयर में मत जाइएगा, शेयर में बड़ा भयंकर तूफान आएगा। मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि विदेशी निवेशकों ने 10 अरब डॉलर निकाल लिए भारत से। किसी गोदी मीडिया के चैनल पे खबर नहीं है। 10 अरब डॉलर, पूरा मार्केट धड़ाम हो गया है। दिल्ली के बहुत अच्छे पत्रकार हैं नरेंद्र नाथ, उन्होंने ट्वीट भी किया कि शेयर मार्केट का ये हाल है कि अब बहुत जल्दी लोग बैंकों में बाहर लाइन लगाए दिखाएंगे अपनी एफडी कराने के लिए, शेयर मार्केट से दूर हो जाएंगे। और दुख की बात तो ये है, और भारत के लिए शर्मिंदगी की बात तो ये है कि जो विदेशी निवेशक 10 अरब डॉलर को यहाँ से निकाल रहे हैं, वो चीन में लगा रहे हैं। उनको लग रहा है कि भारत का बाजार धड़ाम धड़ाम हो रहा है और चीन का बाजार मजबूत हो रहा है। आपने कहा था कि 2 महीने पहले कहा था शेयर मार्केट में भारी गिरावट आने वाली है, और वो चीज दिख गई सामने। तो आपने शेयर मार्केट का कैलकुलेशन कैसे करा था, ये पहला सवाल। और क्या आने वाले दिनों में शेयर मार्केट से और दूर रहना चाहिए, और नुकसान होगा, या मार्केट थोड़ा ठीक हो जाएगा? देखिए संजय जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। देखो, पहले दर्शक, जो मैंने अभी आप लोगों को ग्रहण की कुंडली दिखाई थी कि ग्रहण कन्या राशि में पड़ा था, तो एक तो जानकारी आप ज्योतिष के सीखने वालों को, जो ज्योतिष प्रेमी हैं, उनके लिए बता देता हूं कि सूर्य वो ग्रहण हमारे यहाँ नहीं दिखा, क्योंकि रात को पड़ा था तो सूरज दिखा ही नहीं था। लेकिन आप देखिए, दो घटना घटी हैं इसी दौरान। एक, भारत का शेयर बाजार पिट रहा है, दूसरा इजराइल की घटना। तो इजराइल की तो इंटरनेशनल इवेंट हो गई, लेकिन हमारे यहां ग्रहण दिखा नहीं था, फिर भी क्यों प्रभाव पड़ा? तो इसलिए आज अपने मन से ये निकाल दीजिए, अगर खगोलीय घटना है तो पूरे विश्व के लिए है। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि वो इक्लिप्स आपके यहां दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो ये भारत की कुंडली मैं आपको दिखा देता हूं दर्शकों, ये भारत की हॉरोस्कोप है। जो भारत का जो फॉर्मेशन हुआ था 1947 को 15 अगस्त को रात्रि को 001 आवर पर, तो ये कन्या जो राशि जो अभी मैंने बताई जिसमें ग्रहण पड़ा था, ये कन्या राशि जो है भारत का स्टॉक मार्केट है। 5वें घर से, हर प्रोग्राम में मैंने कहा है कि 5th हाउस से स्टॉक मार्केट देखते हैं, 8th हाउस से स्पेकुलेशन देखा जाता है, 2nd हाउस हमारा फाइनेंस का होता है, और 11th हाउस हमारा गेन का होता है। तो इसीलिए ये ग्रहण जो इक्लिप्स पड़ा था 2 अक्टूबर को, संजय जी, ये इक्लिप्स भारत के शेयर बाजार में ही पड़ा था। और इसकी कहानी कितनी खतरनाक है आप सुन लीजिए। हम 3 ट्रिलियन और 5वीं बड़ी विश्व व्यवस्था, ये सब कहते हैं, ये सब नकली आंकड़े हैं, इन्फ्लेटेड आंकड़े हैं। 8-10 लोगों की जो कैपिटल थी ना कॉर्पोरेट की, उसकी टर्नओवर, उनकी फिगर को, कैपिटल को दिखा करके आप बड़ी इकोनॉमी बता रहे हो। 90%, 95% तो ग्रामीण इकोनॉमी, और जो ग्रामीण भारत है वो बहुत बुरी अवस्था में जी रहा है। और इतने ये लोग बदमाश हैं कि इन्होंने इकोनॉमी के जो जीडीपी के आंकड़े हैं उसमें फूड आइटम्स को नहीं इंक्लूड करते हैं। जो रियल मायने, अगर वो फूड आइटम को इंक्लूड करें तो महंगाई कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। क्योंकि वो आप देखिए, अभी जैसे आपके पता नहीं लखनऊ में क्या है, लेकिन हमारे यहाँ दिल्ली में तो 100 रुपए के किलो आसपास टमाटर चल रहा है। कैसे आदमी खाएगा बताया गया इन सब्जियों को? तो ये जो स्टॉक मार्केट का कैलकुलेशन था, तो ग्रहण के पड़ने के बाद, उससे पहले एक और बात बताता हूं। मैंने अपनी कन्या संक्रांति की कुंडली में 15 सितंबर को, जो मैंने कब कब कहा है इसलिए बता देता हूं। मैंने 15 सितंबर 2024 के प्रोग्राम में, आपके 15 सितंबर के प्रोग्राम में कन्या संक्रांति की कुंडली जब दिखाई थी, जब सन एंटर्स इनटू वर्गो साइन, ये कन्या संक्रांति की कुंडली है, दर्शक देख लेंगे, आपको दिखाइएगा, ये कन्या संक्रांति की कुंडली है। इस कन्या संक्रांति की कुंडली में मैंने पहले ही बता दिया था कि सूर्य जो है कन्या राशि में पीड़ित हो रहे हैं, और ये स्टॉक मार्केट के लिए शुक्र भी वहीं था, ये खतरनाक टाइम है। तो कन्या संक्रांति की कुंडली दिखाते हुए मैंने कहा था कि जो कि सूर्य एंटर किया था वर्गो साइन में 7:43 में शाम को, डिस्कस करते हुए प्रेडिक्ट किया था, देयर मे बी फाइनेंशियल स्कैंडल इन बैंक, स्टॉक मार्केट, प्राइस मैनिपुलेशन, द स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट से देश की जनता को भारी कष्ट होगा। आपके दर्शकों को पता होना चाहिए, मैंने ये राइटअप भी आपके प्रोग्राम में दिखाया था। इसमें नीचे लाइन लिखी हुई है, आप दिखाइएगा, कि उसमें स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट से जनता को कष्ट होगा। उसके बाद 6 अक्टूबर के प्रोग्राम में मैंने इक्लिप्स के बाद आपकी जो बात कर रहा था, मैंने फिर बताया कि कन्या राशि जो भारत की कुंडली का 5वां घर है, अभी मैं डिस्कस कर रहा था, जिसमें मंगल की चौथी दृष्टि आ रही। मंगल हमारी भारत की कुंडली का 12वें घर का लॉर्ड है। संजय जी, 12वां घर हमारा FIs का होता है, विदेशी। कोई भी विदेश से घटना घटेगी तो बादेश,
और वो विदेश के एफआईज का सिग्निफिकेटर मंगल इसको देख रहा था, इस ग्रहण को, पूरी एक्लिप्स को। तो नतीजा क्या हुआ, कन्या संक्रांति की कुंडली के अनुसार आज आपको बता देता हूं, 27 सितंबर, वो 15 सितंबर को डिस्कस कर रहा हूं, 27 सितंबर से दर्शकों जो एफआईज ने पैसा निकाला है, लगातार एफआईज बेच रहे हैं, लगातार, कोई एक भी दिन खरीदारी नहीं करी है। और आज एज ऑन दिस वीक, जो इस हफ्ते तक 1 लाख करोड़ से ज्यादा वो माल अपना बेच चुके हैं, जो कि कोविड के पीरियड, और जानते हैं स्टॉक मार्केट कितना गिर गया है अक्टूबर के महीने में, मोर देन 5%। ये मार्च 2020 के बाद सबसे बड़ा बुरा दौर है शेयर बाजार का। जब कोविड के पीरियड में मार्केट गिरा था, उस समय एफआईज ने 65,000 करोड़ का माल बेचा था, आज 1 लाख करोड़ से इसका। और आपको पता है, आज जो बाजार को आप बचा के रखे हो, ये सरकार के दबाव में म्यूचुअल फंड और बैंकों का और एलआईसी का पैसा लगा करके आप देखिए वो बेच रहे हैं और ये खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हो? ऐसी क्या चीज आ गई है? जो सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं, वो कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत खराब आ रहे हैं। जो कंपनी की कैपिटल है, जिससे वो कंपनी की स्ट्रेंथ दिखाई देती है, कोई बिजनेस मॉडल पॉपुलर इतना है नहीं। हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी आंकड़ा नीचे गिर गया है हमारा। संजय जी, आपको पता है, इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, क्योंकि सेकंड हाउस मरकरी जो है इकोनॉमी का सिग्निफिकेटर है भारत की कुंडली में। आपको पता होना चाहिए संजय जी कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी 21% आपका जो है बढ़ गया। वो क्यों? क्योंकि हमारा इंपोर्ट ज्यादा है, हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम है। तो जो फिर भाई कंपनी के रिजल्ट खराब आ रहे हैं। तो एफआईज जो होते हैं, कहीं भी पैसा लगाएंगे वो प्रॉपर रिसर्च करके लगाते हैं। वो अंधे होकर के किसी डंडे पे तो आएंगे नहीं सरकार के। इसीलिए उनको पता है कि भारत की इकोनॉमी एक फ्रॉड है, एक खोखलापन है इसके अंदर, इसमें कुछ नहीं रखा। आम आदमी दुखी है, यहां पर बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो वो यहां पर ऐसे बाजार में पैसा क्यों लगाएंगे? इसलिए वो यहां से किनारा कर चुके हैं और ये बहुत ही खराब स्थिति है। और आपको पता किस तरह से आम निवेशक, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, ये आरबीआई, सेबी और फाइनेंस मिनिस्ट्री सभी को चिंता थी कि 1,80,000 करोड़ कॉमन मैन का पैसा एफएनडो में बर्बाद हो चुका है। ये 1994 में 5,000 करोड़ के हर्षद मेहता के घोटाले से भी बहुत बड़ा घोटाला है। अब आपको जानकारी के लिए होना चाहिए कि ये इतना बड़ा, और ये लोग क्या कर रहे हैं देखिए। तो मैंने एफआई ने कहा मार्केट अब तक 5% से ज्यादा गिर चुका है। मार्च 2020 के कोविड पीरियड के बाद अब तक का सबसे बड़ा और लंबा समय का ये फॉल हम विटनेस कर रहे हैं। ये तो डीआईज की वजह से। कुछ महीने पहले एक और बता देता हूं अभी क्या स्कैम चल रहा है, दर्शकों को पता नहीं है। सेबी ने अनिल अंबानी के खिलाफ कुछ महीने, 1.5 महीने पहले बैन लगाया था उनको। क्या बैन था? उसके बड़े अधिकारियों को और अनिल अंबानी को 624 करोड़ के फंड डायवर्जन के इलीगल ट्रांसफर के केस में बैन कर दिया था। रिपोर्ट उसकी कहती है, सेबी की रिपोर्ट सेज द मास्टरमाइंड बिहाइंड द फ्रॉडुलेंट स्कीम इज द चेयरमैन ऑफ एडीएजी ग्रुप, मतलब अनिल अंबानी। इट सेज दे लोन्ड लार्ज सम्स ऑफ मनी टू वेरियस एंटिटीज कनेक्टेड टू अनिल अंबानी दैट वाज नेवर पेड बैक। वो खा गए पैसा, पब्लिक का पैसा आया और आपने अपने लोगों को लोन बांट दिया, हो गया मामला, और कंपनी फिर सिक कर दी। आपको पता है करते क्या? अब उसमें देखिए स्कैम क्या, मैंने अपने पर्सनल मित्रों को कहा था कि उसमें स्कैम क्या है कि अनिल अंबानी का शेयर पिछले कुछ सालों से पिट रहा था। वो शेयर फिर इस दौरान जब बूम आया तो वो शेयर चढ़ के काफी अच्छे रेट पे पहुंच गए थे। तो अनिल अंबानी जी को पता होगा कि भाई सेबी कोई एक्शन लेने वाली है। अनिल अंबानी ने ऊपर के रेट पे माल बेच दिया, ऊपर के रेट पे, और शॉर्ट भी करा होगा। और उसके बाद अनिल अंबानी के लगभग 20 से 30% शेयर गिर गए थे इस न्यूज आने के बाद में। आज आपको दर्शकों जानकारी के लिए बता दे तो मैंने उस समय भी कह दिया था अपने कुछ नजदीकी लोगों को कि अनिल अंबानी को इस ऑर्डर के खिलाफ स्टे मिल जाएगा। अब अनिल अंबानी को उस ऑर्डर के खिलाफ स्टे अभी कुछ दिन पहले मिल गया। अब अनिल अंबानी का वही शेयर गिरे हुए फिर ऊपर चलेंगे। अनिल अंबानी नीचे के भाव पर खरीदेंगे, ऊपर के भाव पर बेच दिया और नीचे के भाव पर खरीदेंगे, फिर इन्फ्लेट करेंगे। तो उसका नतीजा क्या हो रहा है दर्शकों? ये प्राइस मैनिपुलेशन इसी को कहते हैं। इसमें बड़े उद्योगपति, बहुत बड़े बड़े ब्रोकर शामिल हैं और सरकार, ब्रोकर, बड़े उद्योगपति, कॉर्पोरेट और सेबी के चेयरमैन, इन सबका नेक्सस काम कर रहा है। आम आदमी का पैसा, आपको पता है शेयर बाजार में कितना अट्रैक्शन है यूथ का इस समय।
मार्केट में पूरी एक संडे पहले पूरी टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट आई थी, एक जुए की लत होती है ना, इसी तरह लत लग चुकी है आज यंगस्टर्स को। वो अपने माता पिता का सेविंग का पैसा एफडी तोड़वा करके पैसा लगा रहे हैं। अब आप बताइए, आज उनको ऐसा अंधकार है उनके सामने, उनको पता नहीं है कि शेयर बाजार कब ठीक होगा। जिस रेट पर वो खरीदे बैठे थे, आज वो घाटे में चले गए, सब घाटे में हो गया। तो आज अनिल अंबानी जी का क्या आप न्यूज देख रहे हैं हम, कि अनिल अंबानी जी की आ रही है, अनिल अंबानी जी की कंपनी डेट फ्री हो गई। अरे भैया, काम चल नहीं रहा और ये उनकी कंपनियां डेट फ्री हो रही हैं, उनको हजारों करोड़ रुपए कहां से आ रही है? सब शेयर बाजार को ऊपर के भाव पे बेचना, नीचे के भाव पे खरीदना, उससे प्रॉफिट जनरेट किया, कंपनी के कर्जे मुक्त कर लो और आगे बढ़ चले जा रहे हैं। तो अब आप बताइए कि मैंने ये कहा, इन लोगों ने पहले ही नीचे के भाव पर शेयर खरीदे होंगे, अब दोबारा मुनाफा कमाएंगे। खुलेआम ये प्राइस मैनिपुलेशन का सेबी की नाक के नीचे ये धंधा हो रहा है। आम निवेशकों को ये करोड़ों रुपए के पैकेज देकर, आपको पता है और क्या षड्यंत्र है? आम निवेशकों को ये जो सीएनबीसी चैनल और क्या नाम है, फाइनेंस का चैनल है, इस पर जो बड़े बड़े वो बैठ जाते हैं, सब पेड लोग होते हैं करोड़ों रुपए के, ये पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं, ट्रैप करते हैं, टिप्स देते हैं, कहते हैं भाई ये कंपनी ऊपर जाएगी, शेयर बाजार 1 लाख करोड़ का हो जाएगा, निफ्टी जो है 1 लाख हो जाए, 25,000 30,000 हो जाएगी, शेयर बाजार 1 लाख के इंडेक्स पर पहुंचेगा, और खरीदवा के आज वो सब गायब हो गए हैं स्क्रीन से। आज ये नहीं बता पा रहे हैं कि एफआई पैसा क्यों निकाल रहे हैं, आज उनको ये नहीं बता सकते। देखिए, मैं सभी लोगों को कहता हूं कि पैकेज, ये बड़े करोड़ों रुपए के पैकेज लेके फाइनेंशियल चैनल पर जो सो कॉल्ड फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आ जाते हैं, गुडी गुडी तस्वीर दिखाकर फर्जी रिसर्च की रिपोर्ट के जरिए स्टॉक्स को खरीदवाते हैं, पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। 27 सितंबर से बाजार लगातार लॉस कर रहा है, एफआई भाग रहे हैं, अब ये पब्लिक को डरा डरा कर डिप्रेशन में भेज रहे हैं। ना तो ये स्टॉक मार्केट में कब फॉल आएगा ये बता पाते हैं, और कब हालत ठीक होंगे ये भी नहीं बता पाते। पब्लिक इनकी बातों में आकर ट्रैप हो जाती है, इसीलिए एफ&ओ में 93% लोगों ने, आम लोगों ने पैसा गवाया। एक और फ्रॉड आपको बता देता हूं संजय जी, और ये फ्रॉड इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं ये सब भविष्यवाणियां बीजेपी की कुंडली में जो एनुअल हॉरोस्कोप थी उसमें बताया था। ये बीजेपी की एनुअल हॉरोस्कोप है, और बीजेपी की कुंडली जो मैं दर्शकों बता रहा हूं, ये जन्म की कुंडली में भी, बीजेपी की कुंडली में नाना प्रकार के फाइनेंशियल फ्रॉड का योग है। ये हर प्रोग्राम में मैंने आप लोगों को दिखाया है, और ये इसमें राइटअप में भी लिखा है कि क्या नाम है, शेयर बाजार में, हाँ ये राइटअप भी दर्शक देखे, इसमें भी मैंने कहा कि स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन और फाइनेंशियल स्कैंडल होंगे। आपको सहारा एक कंपनी आपकी थी लखनऊ की, सुब्रत रॉय जी ने किसी जमाने में आम गरीब जनता के लिए कुछ सेविंग का एक स्कीम शुरू करी थी संजय जी, उसके जरिए 17, अब सुब्रत राय तो इस दुनिया में नहीं है, करीब 17-18 हजार करोड़ पैसा आया था, जो मैं ब्याज के 25,000 करोड़ रुपए हो चुका है। एक किसी रिपोर्ट में मैंने पढ़ा था, उसको सुप्रीम कोर्ट में जब आम निवेशकों को पैसा वापस नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर गया, तो उसमें से केवल सेबी ने 150 करोड़ रुपए अभी बांटे हैं उन गरीब लोगों को। और उसमें गरीब कौन से थे? रिक्शे वाले, सब्जी वाले, चाय वाले, इन लोगों ने जो पहले घर में आकर के नहीं पासबुक पे वो एंट्री कराते थे, ऐसी स्कीम हमने भी जमा कराया था। तो आप ये देखिए, ये पूरा का पूरा ये 150 करोड़ सेबी ने बांटा है, बाकी अभी 24-25 हजार करोड़ इनके पास है। ये लोग सब बड़े लोग पैसा, उस पैसे को खा जाएंगे। सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आम निवेशक अपनी गाड़ी कमाई को, की सेविंग को स्टॉक मार्केट में लगाकर डेली उसे गंवा रहा है, परंतु अनिल भाई बिना किसी बिजनेस ग्रोथ के और बिजनेस ग्रोथ के द्वारा प्रॉफिट के बाजार से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, प्राइस मैनिपुलेशन से अपनी कंपनीज को डेट फ्री कर रहे हैं। अदानी भी, रोज अदानी की न्यूज आती है कि इस कंपनी को कब्जा कर लिया, इस कंपनी को खरीद लिया। तो ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? ये सब फाइनेंशियल स्कैंडल्स हैं। हाँ, ये बात दुर्भाग्य जरूर है कि हमें इसमें निराशा सुप्रीम कोर्ट से भी हुई। और मजेदार बात देखो, हमने चीफ जस्टिस साहब ने जब ये प्रश्न पूछा था, तो जो मैंने प्रोग्राम में अपनी बात कही थी, आज मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे काफी ट्रोलिंग हो रही है उनकी, चीफ जस्टिस की। उन्होंने जब पूछा था कि इतिहास मुझे कैसे याद रखेगा, तो जो पॉइंट्स मैंने गिनाए थे, आज मैं कहीं कोई यूट्यूब या ट्विटर देख रहा था, तो उसमें वही चीजें, बातें लोगों ने की हैं कि उनकी इन जजमेंट में सरेआम देश में आम लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। गरीब गरीब होता जा रहा है, रोजगार है नहीं। लेकिन ये जो बड़े लोग, बड़े बड़े वकील, करोड़ों रुपए फीस लेने वाले, वो सब सेटिंग करके स्टे ले आते हैं, कभी किसी ऑर्डर के खिलाफ, कभी किसी को बेल मिल जाती है, ये धंधा चल रहा है। तो इसमें इस 2 साल का जो कार्यकाल
चीफ जस्टिस साहब का रहा तो इस रूप में जरूर याद किया जाएगा कि आम आदमी को उससे कोई फायदा नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये बहुत जबरदस्त अंदर की खबर आपने बताई। ये बात थोड़ी सी राजनीति की कर लेते हैं। एक बार आपने प्रियंका गांधी की जन्मपत्री बताई थी, दिखाई थी, बात की थी। प्रियंका गांधी पहली बार सक्रिय राजनीति में पार्लियामेंट के अंदर आने के लिए लगभग तैयार हैं। अभी तक तो उन्होंने कई जगह चुनाव प्रभारी रही, चुनाव लड़ाया, यूपी की प्रभारी रही, लेकिन अब वो वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं और लगभग तय है कि वो जीत जाएंगी, कोई शक नहीं है उसमें, संसद में आ जाएंगी। तो प्रियंका गांधी के सितारे क्या कहते हैं? प्रियंका गांधी जब संसद में आएंगी, पहली बार अंदर प्रवेश करेंगी, सांसद बनेंगी, तो प्रियंका गांधी का फ्यूचर कैसा है, जरा उसके बारे में बताइए, क्योंकि लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी है कि प्रियंका गांधी जब एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगी तो वो भाई के संग कैसे बेहतर तालमेल करेंगी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तो राहुल गांधी को देखते कट लेते हैं, इधर से राहुल अंदर आते हैं, मोदी जी निकल लेते हैं। तो प्रियंका गांधी जब बोलेंगी अंदर हाउस में तो क्या सीन रहेगा? सितारे क्या कहते हैं, उनके ग्रह क्या कहते हैं, आगे उनका भविष्य क्या होने वाला है, जरा इससे भी आज डिस्कस करते हैं। ये दर्शकों को मैं बताऊं, यह है प्रियंका गांधी जी की कुंडली और बहुत उनके परिवार के नजदीक लोगों से मेरे पास आई थी। प्रियंका गांधी का जन्म 12 जनवरी 1972 को जेमिनी लगन में हुआ था। स्कॉर्पियो उनका चंद्र राशि है, मतलब जो वृश्चिक राशि है, और अनुराधा नक्षत्र में हुआ था। इनका लग्नेश बुध 7वें भाव में, 7th लॉर्ड जुपिटर के साथ है और 3rd लॉर्ड सूर्य भी वही है इनका है। इनका 6th लॉर्ड 11th लॉर्ड मार्स 10th हाउस में बैठा है, जिसके कारण ये बहुत जबरदस्त दिलेर है। आपको पता है इनकी दिलेरी क्या है? इनको जिस दिन ये पार्लियामेंट में पहुंची तो आप वास्तव में लिख के रखिए, अमित शाह, नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में आना बंद कर देंगे, क्योंकि इनके पास इतने जबरदस्त ग्रह हैं। मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, क्योंकि वैदिक ज्योतिष के अनुसार 2 क्षत्रिय ग्रह माने गए हैं। वो क्षत्रिय ग्रह मंगल होता है और सूर्य होता है, तो दोनों का लगन पर प्रभाव है। मंगल इनके 10वें घर में बैठ के, 10वें घर में मंगल को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, दिग्बली हो जाता है, उसकी चौथी दृष्टि लगन पर। और तो 7वें भाव में सूर्य बैठा, उसकी दृष्टि उनके ऊपर। एक तो ये बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग है, मैंने पहले बता दिया। सूर्य और बृहस्पति का योग एक अच्छी आत्मा का योग बनता है। इसको बड़े अच्छे मतलब डिग्निफाई पर्सनैलिटी की तरफ लेकर के जाता है। इस बंदे की पर्सनैलिटी में ग्रेस होगा जो उनके अंदर है। तो मैं दर्शकों बता देता हूं कि मार्स इनके 10वें भाव में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, मींस ये पावरफुल और हो जाता है। इसलिए वास्तव में शत्रुओं के ऊपर बहुत भारी रहेंगी, एक शेरनी की तरह। मैंने किसी प्रोग्राम में कहा भी था कि शेरनी की तरह ये प्रभावी रहेंगी। और आपको बता देता हूं संजय जी, मैं आज भी इस बात पर कायम हूं दर्शकों कि ये बेस्ट हॉरोस्कोप है किसी पॉलिटिकल हाईएस्ट पोजीशन के लिए, प्रधानमंत्री जैसे पद के लिए। जिस दिन भी इनको मौका मिलेगा, she will prove herself as a very good, a very मतलब ऑनेस्ट जो है प्राइम मिनिस्टर, और अपने परिवार में सब लोगों के से ज्यादा। तो मैं आपको बता देता हूं 8th हाउस में एक विपरीत, अच्छा इनका 8th लॉर्ड शनि इनके 12वें घर में विपरीत राजयोग बना रहा है। लग्ना और आत्मा का कारक सन बोथ आर एस्पेक्टेड बाय प्लैनेट्स ऑफ नॉलेज, विजडम, धर्म, जुपिटर। इसलिए ये बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग है, अपने साथ काम करने वाले प्रत्येक सहयोगी की मदद करने वाली, उनका दिल जीतने वाली हैं। She has got tremendous networking power and campaigning skill. Excellent communicator भी है, very much attached to mother and brother. अपने भाई से और मां से इनका बहुत जबरदस्त लगाव रहेगा, जबरदस्त लगाव रहेगा। और इनकी ब्यूटी क्या है इनकी हॉरोस्कोप की? इनका 5th लॉर्ड इन 9th हाउस, मेकिंग हम वेरी कंपैशनेट, एम्पैथी है, रेस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी, बिलीफ इन ह्यूमन वैल्यूज, morality, ethics and great devotional and spiritual power. ये अच्छी भगत भी होनी चाहिए, मतलब इनके पास डिवोशनल पावर भी है और स्पिरिचुअल इनका क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इनका 5th लॉर्ड 5th हाउस से डिवोशन देखते हैं और 9th हाउस होता है हमारा स्पिरिचुअलिटी का। तो 5th लॉर्ड 9th हाउस में चला गया, तो इसलिए बहुत स्पिरिचुअल भी है। She will be very kind towards female, children, youth and elderly people. She has an exchange of 9th house and 12th house. She will be very good in foreign diplomacy. Strong belief in democratic institution उनका रहेगा. Very supporting in health and education policy. She has joined politics as a mission, not for her personal ambition. Currently, she is having major dasha of sun started on 5 March 2024, which will end on 5 March 2030. Sun is well placed in 7th house and will be in 5th house during her first election. 13 नवंबर 2024 को इनका सूर्य 5वें घर में होगा, इसीलिए और
10 चार्ट में भी धनु लगन है, दी 10 चार्ट का जो कैरियर का चार्ट हो रहा है। सन इज प्लेस्ड इन 10th हाउस, दिग्बली है, एक्सपेक्टेड बाई सैटर्न। जुपिटर इज इन लग्ना इन ओन साइन, मार्स इन 5th हाउस एक्सपेक्टिंग मून विच इज इन 11th हाउस, वीनस मरकरी आर इन 3rd हाउस। सो इनकी हॉरोस्कोप ये इंडिकेट करती है कि इनकी एक धमाकेदार एंट्री होने जा रही है एक अच्छी सक्सेस के साथ में, और ये अपना इलेक्शन कंफर्टेबल मार्जिन के साथ जीतेंगे, और बहुत ही अच्छी, बहुत बड़ी अच्छी और गुड ओरेटर और बहुत बड़ी पार्लियामेंटेरियन बनेगी। मतलब आप देखिए, मैं एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहा हूं कि सदन जो है सुषमा स्वराज को भूल जाएगा इनके आने के बाद, सुषमा स्वराज को भूल जाएगा। क्या बात है, क्योंकि प्रियंका गांधी जब बोलती हैं तो लोगों को उनकी दादी की झलक दिखाई देती है। उनको लोग इंदिरा गांधी से तुलना करते हैं, वही हाव भाव है, वही चलने का स्टाइल है, वही साड़ी पहनने का स्टाइल है। दूसरा, प्रियंका गांधी इतनी सरल है, कोई मिलता है तो उससे इतना आत्मीय होकर बात करती हैं जैसे मतलब उनके परिवार का हिस्सा हो। मैंने बहुत दौरे किए अमेठी और रायबरेली के, मैं कई विजिट किए मैंने अमेठी के लोग किस्सा बताते हैं कि प्रियंका आती थी तो कैसे वो जमीन पे बैठ जाती थी, चारपाई पे उनके संग बैठ जाती थी, कोई बुजुर्ग महिला है गले से लगा लेती थी, बच्चे को गोदी में उठा लेती थी। तो प्रियंका गांधी से जो लोगों को मिलने का तरीका है वो इतना आत्मीयता वाला है कि लोग बड़ा सहज महसूस करते हैं। तो क्या लगता है कि प्रियंका गांधी का ये जो राजनीतिक जीवन शुरू होने वाला है एज ए सांसद, इसकी ऊंचाइयां क्या पार्टी के अंदर भी मजबूती दिलाएगी? मतलब संगठन में भी कोई बड़ा पद होगा उनको? ये मैं जी, क्योंकि मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी जो है उनके अंदर एक योगी टाइप की स्थिति है उनकी। मैं तो ये मानता हूं, मैं तो जब मिला था राहुल गांधी से और मैं बहुत देर रहा उनके संपर्क में, मैंने देखा कि अजब से एक ऑरा सा है। और मुझे ये भी लगता है राजीव जी कि साइंस की दृष्टि से हमारे यहाँ के डिप्टी सीएम थे, उन्होंने कहा कि हम तो भैया जांच कराएंगे तो आदमी को ठंड क्यों नहीं लगती। दिसंबर जनवरी कड़कड़ाती ठंड में वो आदमी बंदा टी शर्ट में पहन के घूम के निकल पड़ता है। ये शरीर को साधना होता है। जो हमारे पुराने जमाने के तपस्वी योगी होते थे, शरीर को साथी तो थे। या जो अभी भी जैन धर्म के लोग हैं, वो कोई वस्त्र धारण नहीं करते, तो वो ठंड में भी ऐसे रहते हैं, वो गर्मी में भी ऐसे रहते हैं। नागा स्वामी है, नागा बाबा जो लोग होते हैं वो भी ऐसे रहते हैं। तो मतलब मैं उतनी श्रेणी में नहीं कर रहा, लेकिन एक शरीर को साधना बड़ी बात होती है। तो राहुल गांधी राजनीति में सफल बहुत ज्यादा, शायद इसलिए वो झूठ नहीं बोलते, मतलब वो उनको दांव पेच करना नहीं आता। तो एक जब पार्टी के अंदर अगर उनको फायदा भी हो रहा होगा, गलत चीज होगी, थोड़ी सी दाएं बाएं करने वाली बातें होगी, दूसरे पे हमला करने वाली होगी, थोड़ा बचते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी सीधा अटैक करती हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने एक बार कहा, जब वो घिर गए मोदी जी कि प्रियंका तो मेरी बेटी जैसी है, उन्होंने तुरंत पलट कर कहा आप मेरे पिता जैसे नहीं हो सकते, मेरे पिता राजीव गांधी हैं। तो वो जो शैली है वो शैली है। तो प्रियंका गांधी क्या कांग्रेस के संगठन में भी कोई बड़ा पद हासिल कर सकती हैं? जी बिल्कुल, मैंने कहा, मैं आज भी इस बात को कायम है दर्शकों, मैंने एक प्रोग्राम जुलाई में किया था, शायद 9 जुलाई याद है, कि प्रियंका गांधी भविष्य की प्रधानमंत्री पद का मटेरियल है इनके अंदर, ये फ्यूचर की प्राइम मिनिस्टर है। राहुल गांधी को बार बार मैं अपने पीएम वाली पोजीशन के लिए मना करता रहा, ही इज अ सेंट, वो एक बहुत अच्छे इंसान है, अच्छे ह्यूमन बीइंग है, बहुत अच्छे कोऑर्डिनेटर हो सकते हैं, संगठन को इकट्ठा कर सकते हो। बल्कि मैंने एक बहुत बात आगे बढ़ के कही थी कि आज उनको उस चीज पर फोकस करना चाहिए, विश्व में एक बहुत बड़े एक नेता के रूप में उनको प्रोजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर इतनी एम्पैथी है जो कि आज विश्व में खत्म हो गई, जगह जगह युद्ध हो रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी नॉलेज है उनको। मैंने कई प्रोग्राम में सुना, मैं कभी मिला नहीं हूं। मैं दर्शकों आपको बता दूं, मेरी कोशिश है, मैं संपर्क किसी लोगों से कहा कि मैं राहुल गांधी को अपनी बेटी की शादी के लिए इन्विटेशन देने जरूर जाऊंगा मेरे, और मुझे ऐसा फर्म बिलीफ है कि मेरे जैसे साधारण व्यक्ति की बेटी की शादी में वो जरूर आएंगे। मुझे इन लोगों को जरूर बुलाना है, क्योंकि ये बहुत अच्छे लोग हैं, और मेरा सौभाग्य होगा कि मैं इन लोगों से कभी मिल पाऊं। मेरा कोई वैसे जान पहचान नहीं है, लेकिन कुछ संपर्क में मैंने लोगों से इनसे कहा है। तो आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं। ये बात आप याद रखिए कि संसद और राज्यसभा दोनों एक बहुत बड़े ओरेटर को देखने जा रही है प्रियंका के रूप में, और सुषमा स्वराज को लोग भूल जाएंगे। मतलब सुषमा स्वराज उनके सामने कहीं टिकेंगी नहीं। मतलब वो तो हालांकि दिवंगत हो चुकी है, लेकिन फिर भी सुषमा जी बहुत अच्छी ओरेटर थी, बहुत अच्छा स्पीच देती थी, जबरदस्त उनको नॉलेज थी, लेकिन उस नॉलेज को भी लोग भूल जाएंगे प्रियंका के आते। तो ये मेरी अपनी आगे की भविष्यवाणी प्रियंका के बारे में। और उनके पास क्या कि उनकी चंद्र कुंडली में देखिए, प्रियंका की चंद्र कुंडली में धनु लगन आता है 2nd हाउस में, और बुध और सूर्य और बृहस्पति अपनी राशि का है। तो 2nd हाउस में इनको सरस्वती योग है,
आपका सेकंड हाउस अगर अच्छा होता है तो आपके ओरेटरी पावर, गाना गाने की और कम्युनिकेशन की बहुत अच्छी पावर होती है। तो प्रियंका गांधी के अंदर वो बाई बर्थ गुण बहुत अच्छे हैं उनके हॉरोस्कोप। बिल्कुल ठीक है। मेरी तरफ से ये आखिरी सवाल कि आपने पहले भी अमेरिका के चुनाव को लेके कई भविष्यवाणियां कही हैं जो सही हुई हैं। अमेरिका का रिजल्ट आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। इस बार अमेरिका की गणना क्या कहती है कि कमला हैरिस या फिर ट्रंप? आपके हिसाब से कौन आ रहा है अमेरिका में? देखिए दर्शकों, मैं थोड़ा सा आज एक टेक्निकल विषय है, आई वुड लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो, सो दैट कि हमारे फॉरेन के कुछ जो ऑडियंस है उनको क्लियर हो जाए। जो आप पहले हिंदी में बता दीजिए और फिर उसका अंग्रेजी में। हाँ, तो मैं लो, उसमें बता रहा हूं, क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है। वो ट्वीट आप जरूर दिखाइएगा कि हनुमान जी के आशीर्वाद से पिछले दोनों राष्ट्रपति के चुनाव की भविष्यवाणी मेरे ही नाम में थी। मैंने 2016 में हिलेरी के हारने की भविष्यवाणी की थी, ट्रंप के जीतने की, और उसी ट्रंप के हारने की 2020 में मैंने की थी। वो ऑन रिकॉर्ड है, उसमें कोई मैनिपुलेशन हो नहीं सकती। तो सबसे पहले दर्शकों में ये यूएसए की हॉरोस्कोप दिखा रहा हूं। ये यूएसए की हॉरोस्कोप है। इस यूएसए के हॉरोस्कोप में यूएसए जो फॉर्म हुआ था आज 4 जुलाई 1776, 1776, थर्सडे 10 आवर 20 मिनट, पेंसिल्वेनिया यूएसए में इसका जन्म हुआ था। सिंह लगन की कुंडली है। दूसरे घर में शनि है, तो छठवें घर में केतु है, सातवें घर में चंद्रमा, और इनके 11th हाउस में सूर्य, गुरु, शुक्र, मंगल, और इनके 12वें भाव में राहु और मरकरी है। इनका धनेश जो है 12वें घर में चला गया, और राहु की दशा चल रही है इनकी, 12वें घर के लॉर्ड की राहु की दशा। तो दर्शकों को जानकारी के लिए बता देता हूं कि जैसे इजराइल की कुंडली में 8वें घर की राहु की दशा थी, तो अमेरिका के लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं है। अमेरिका की भी 12वें घर के राहु की दशा है, पूरी 18 बरस की। तो मैं जल्दी से अपने आगे बात कहता हूं। According to Vedic astrology, moon signifies mind, psychology, opinion, perceptions of people, masses. As on the day of election, 410 axis of US horoscope will be expected by all benefic planets, and moon is also in benefic sign and with no malefic aspects of any planet. Next day, जो अगला दिन होगा 6 नवंबर को, 5 नवंबर को चुनाव है दर्शकों। नेक्स्ट डे 10th लॉर्ड, 3rd लॉर्ड वीनस, विच सिग्निफाइज फीमेल, विल ऑल्सो बी विद मून। मतलब शुक्र जो है चंद्रमा के साथ होगा, और चंद्रमा शुक्र दोनों स्त्री ग्रह हैं, फीमेल प्लेनेट है, जो 5th हाउस में। तो दर्शकों, हमने जब एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च कर रहे थे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए कब कौन बन सकता है, तो उसमें 5th हाउस का इन्वॉल्वमेंट आया था। पाराशर ऋषि ने भी ये कहा कि 5th हाउस जो है किंग का और मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का होता है। तो उसमें दोनों स्त्री ग्रह का आ जाना ये इंडिकेट करता है, हेंस अमेरिकन मे गो फॉर ए ग्लैमरस, एनर्जेटिक, मच यंगर, एजुकेटेड कैंडिडेट एज नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। तो किसी फीमेल का लिंक आ रहा है, क्योंकि अमेरिका की जो अभी वर्तमान में जो दशा चल रही है राहु की है, राहु में शनि की दशा चल रही है। तो इसलिए अमेरिका की हॉरोस्कोप जो मैंने दिखाई उसका हिंट मिलता है कि किसी फीमेल का आना। अब एक और हॉरोस्कोप हमने इसी तरह की रिसर्च दोनों बार में मैंने यही की थी। ये पार्टी है डेमोक्रेट पार्टी, ये डेमोक्रेट पार्टी है दर्शक, ये देख लें। डेमोक्रेट पार्टी जो जिसकी कैंडिडेट है आपकी कमला हैरिस। डेमोक्रेट पार्टी फॉर्म हुई थी 8 जनवरी 1828, ट्यूसडे 11 आवर 14 मिनट का बर्थ है। पाइसेस लगन है, इनके चौथे घर में शनि और 10वें घर में सूर्य बुध, उनके 8वें घर में मंगल, जुपिटर, राहु, और 11th हाउस में वीनस और केतु। तो इस हॉरोस्कोप को भी मैं बता देता हूं। इस हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग मून चार्ट, फ्रॉम मून चार्ट द दशा इज हैविंग कनेक्शन विद द हाउस ऑफ पावर एंड क्राउन। जो उनकी अभी दशा चल रही है, इनकी दशा करंटली है मरकरी की, और मरकरी में इनका शुक्र की दशा आ रही है, और इनके D10 जो कैरियर का चार्ट है, शुक्र और मरकरी 10th हाउस में ही बैठे हैं, और शुक्र उच्च का है। तो शुक्र को जैसे अभी मैंने बताया वीनस को, वीनस इज ए फीमेल प्लैनेट, इसलिए इन D10 चार्ट बोथ मरकरी एंड वीनस आर इन 10th हाउस। Venus is exalted, it is Gemini Lagna, and Venus is 5th lord making Raj Yoga. The planetary position of Democratic Party indicates good fortune of their female candidate for presidential elections. They may get very good votes of youth, females, non-resident Americans, including Asian Americans, Afro-Americans. Average votes of senior citizen, people at large will endorse their energetic leader.
तो आपको दर्शकों जानकारी बता देता हूं कि डेमोक्रेट पार्टी का कैंडिडेट विनर होगा, ये उनकी हॉरोस्कोप दिखाती है। ये रिपब्लिकन पार्टी की हॉरोस्कोप है। ये रिपब्लिकन पार्टी बनी थी और रिपब्लिकन पार्टी बनी है 22 फरवरी 1856 फ्राइडे का दिन 11:09 पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया यूएसए। ये टॉरस लगन की कुंडली है जिसमें शनि दूसरे घर में, चंद्रमा मंगल इनके 5वें घर में, बृहस्पति सूर्य बुध 10वें घर में, शुक्र इनके 9वें घर में और राहु इनके 12वें। बहुत स्ट्रॉन्ग हॉरोस्कोप है इनकी, लेकिन वर्तमान में इनका जो ग्रह काल है वो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि देयर 10th lord will be affected by 12th lord Mars. Your 4th lord sun will be debilitated in his 6th house. So conclusion क्या है? In the neck to neck fight, in close fight in 2024 US presidential election, the swing states in क्या है? अभी आंकड़े आए हैं। swing states हैं मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, एरिजोना, जॉर्जिया, नेवादा एंड नॉर्थ कैरोलिना। ये डेमोक्रेट को इनको फेवर करेंगे। इनके जो स्विंग स्टेट्स की जो टोटल इलेक्टोरल वोट्स हैं वो 93 हैं और इनके टोटल दर्शकों की जानकारी के बता दो 538 वोट्स हैं, टोटल सीट्स हैं, जिसमें इनको किसी भी पार्टी को 270 चाहिए ही चाहिए। तो इन क्लोज फाइट यहां पर अमेरिका की हॉरोस्कोप में इंडिकेट होता है कि किसी फीमेल का वापस आना जाना। अब मैं जल्दी से कमला हैरिस जी की हॉरोस्कोप दिखा देता हूं। ये कमला जी की हॉरोस्कोप है। कमला जी का बर्थ हुआ था 20 अक्टूबर 1964 को। मिथुन लगन की कुंडली है, मंगल दूसरे घर में, शुक्र तीसरे घर में, सूर्य और बुध 5वें घर में, केतु 6वें घर में और शनि इनका आपका 9th लॉर्ड होकर 9th हाउस में ही गोचर कर रहा है अभी भी। और चंद्रमा इनका मेष का है 11th हाउस में, जुपिटर इनका 12वें घर में है, जो जन्म के जुपिटर से गोचर कर रहा है। ये दर्शकों ट्रंप की हॉरोस्कोप है, डोनाल्ड ट्रंप की। ये डोनाल्ड ट्रंप का जन्म 14 जून 1946 को हुआ था, 10:56 जमैका न्यूयॉर्क में। सिंह लगन की कुंडली, दूसरे घर में बृहस्पति, चौथे घर में केतु मून, 10वें घर में सूर्य राहु और इनका मरकरी इनके 11th हाउस में, वीनस और शनि और वीनस इनके 12वें घर में है। इनके और कमला जी के बीच में एक डिफरेंस आ गया। ये जो दोनों हॉरोस्कोप मैंने दिखाई है, कमला जी का 9th लॉर्ड 9th हाउस से गोचर कर रहा है, मतलब भाग्य मजबूत है, जबकि ट्रंप की जो हॉरोस्कोप मैंने दिखाई है उसमें मेष लगन का स्वामी मंगल 12वें घर में चला गया, प्लस उनके 12वें घर का लॉर्ड जो है नीच का 3rd हाउस में है। इसी तरह से कमला जी के केस में मैं बता देता हूं कि हर सब पीरियड इनका भी वर्तमान में राहु और वीनस की दशा चल रही है, which are great friend to each other, placed in 311 axis, Venus in 12th lord and 5th lord. From moon chart it is in 5th house. On the day of election, this Venus will be in 6th house with Lagna lord Mercury, but will move into 7th house on 6th November 2024. Her sub period is moon, which will be transiting through 9th house from natal moon. इनका जो चंद्रमा जो पीरियड प्रत्यंत दशा चंद्रमा की चल रही है, संजय जी जल्दी से खत्म करता हूं, वो प्रत्यंत दशा का स्वामी चंद्रमा है और इनके जन्म के चंद्रमा से भाग्य स्थान में होगा। तो ग्रहों की स्थिति यह हुई कि इसके विपरीत डोनाल्ड ट्रंप का चंद्रमा इनके 2nd हाउस में होगा, मतलब 212 एक्सेस बना रहा है, क्योंकि इनका वृश्चिक राशि है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बहुत वेवरिंग वाले हैं। दो बेसिक डिफरेंस है। कमला हैज a very sound state of mind with clear vision about the rule of law, governance, government policies and geopolitical aspects of entire world, while Trump has a wavered and unstable mindset with delusion and with negative and deceptive thoughts. He may ruin the government and does not have any clear vision, clear and stable vision about the country and world. Kamala has more empathy, ethics, moral values, respect of democracy, democratic institution, and respect for rule of law. She may do well for the employment, immigration policies, world diplomacy. She may be an angel for non-Americans as well as American citizens. While Donald Trump lacks on all these fronts, he has a mindset of enjoy luxuries at the expenses of democracy. हमारी मोदी जी की तरह भोगी हैं पावर और अथॉरिटी। तो ये इस तरह से कमला हैज ए very technical and logical mindset and will be very lucky for her country as well as world. She will be very bold and working
mindset as well as per rule book. So why Trump has restless mindset, aggressive and authoritative dictator attitude. He believes in violence and may be biased for NRIs. ये NRIs के लिए वो अच्छे नहीं होंगे, इसीलिए इसमें मैंने अफ्रो अमेरिकन और एशियन अमेरिकन दोनों को कहा ये जम के, और फीमेल्स एंड यूथ ये कमला के फेवर में वोट करेंगे। चलते चलते एक कंट्रोवर्सी है, क्योंकि दीपावली आ रही है तो मुझे लोगों को एक जानकारी देनी थी। लोगों ने मुझसे प्रश्न किया था कि भाई आप आचार्य जी जरूर बता के जाइए कि दीपावली किस दिन मनाएं। तो आप लोगों को बता दो, तो दो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं कि हमारे जितने भी त्योहार हैं, चूंकि हमारा मून से देखे, मून की गति से देखे तो मून हमारा माइंड का सिग्निफिकेटर है, हैप्पीनेस का सिग्निफिकेटर है। इसीलिए आपने देखा कभी कभी एक तिथि दिन में दो बार एक ही दिन में दो तिथि आ जाती है, क्योंकि चंद्रमा एक राशि को 2.25 दिन में ट्रेवल करता है। अगर उसका 2.25वां दिन दोपहर में हो रहा है तो अगला दिन शुरू हो जाता है, चंद्रमा का अगली तिथि शुरू हो जाएगी। इसके कारण दो तिथियों का कंट्रोवर्सी आ जाती है। तो कृष्ण चतुर्दशी, दर्शकों याद रखो, कृष्ण चतुर्दशी 31 अक्टूबर को शाम को 3:54 पर खत्म हो रही है चतुर्दशी। लेकिन 31 अक्टूबर को उदय तिथि कृष्ण चतुर्दशी है, नरक चतुर्दशी जिसको कहते हैं, और अमावस्या 3:54 से शुरू होगी, तो रात्रि में अमावस्या होगी। अगले दिन अमावस्या 1 नवंबर को शाम को 6:18 पर शाम को खत्म होगी। तो सिद्धांत ये है संजय जी, हमेशा हमेशा के लिए काशी के पंडित तो जाने कहां के आपस में बड़ा कंफ्यूजन है, सबके कंफ्यूजन दूर करने की बात करूं, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का और मेरा पैशन है, ये मुहूर्त का निकाला मेरी मास्टरी है। दर्शकों मैं आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, मेरी मास्टरी है। तो याद रखिएगा कि अमावस्या अगर सनसेट के बाद प्रिवेल करती है, सनसेट के बाद, तो उस अमावस्या उसी दिन को हमको मानना पड़ेगा। दो चीजों का सिद्धांत अगर पूरा हो रहा है, उदय तिथि हमें अमावस्या मिले और सनसेट के बाद अगर प्रिवेल करती है, क्योंकि दीपावली का पूजन अमावस्या से जोड़ा गया है। तो 1 नवंबर को अमावस्या जो है 6:18 पर खत्म होगी, जबकि उस दिन का सनसेट 5:35 पर है। तो 5:35 मतलब आपकी अमावस्या सनसेट के आगे जा रही है, क्योंकि जो रात्रिमान निकाला जाता है वो सनसेट से अगले दिन के सूर्योदय तक निकाला जाता है, रात्रि जिसको कहते हैं, और दिन निकाला जाता है तो दिनमान निकाला जाता है तो सूर्योदय से सूर्यास्त का पीरियड। तो दिनमान हमको मिल रहा है। और बाकी चलते चलते मैं आपको ये बता देता हूं कि एक बहुत अच्छी प्रार्थना है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये प्रकाश का उत्सव है दीपावली। और प्रकाश जो है हमारे परमात्मा के वेदों के अनुसार जो 5 स्वरूप कहे गए उसमें एक स्वरूप प्रकाश का है। माइथोलॉजिकल कहानी यह है, पुराणों की कहानी यह कि भगवान राम जीत के आए थे, इसलिए दीपावली मनाई गई थी। आपसे आग्रह करता हूं कि पॉल्यूशन, लोगों की प्राण शक्ति को कमजोर मत करिएगा, उससे कोई भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। हाँ यह जरूर है कि एक वेदों के मैसेज को जो ऋषि प्रार्थना करते हैं उसको जरूर ध्यान रखें। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। इसका अर्थ यह है, मुझे हे ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, हे ईश्वर मुझे असत्य रूपी अंधकार से दूर से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाओ, मुझे मृत्यु से अमरता की तरफ ले जाओ। मृत्यु का मतलब है अज्ञानता, मृत्यु के समान ही है, क्योंकि उसमें आप पशु समान हो जाते हो, आपको पता ही नहीं लगता है। और इसके साथ ही लक्ष्मी जी का मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। और अष्टलक्ष्मी का प्रार्थना करिए, ओम आदि लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। और चलते चलते हनुमान जी के साथ आशीर्वाद, श्री गुरु चरण सरोज रज, क्योंकि हनुमान जी का नरक चतुर्दशी को हनुमान जी का जन्मदिन भी दक्षिण भारत के लोग मनाते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण और रघुवर विमल जसु जोदाय कुफलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊ कलेश विकार, कृपा करूं गुरुदेव की नाई। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, इतना समय दिया आपने, धन्यवाद। थैंक यू। ये थे राजीव नारायण जी, और आप सुन रहे होंगे कि क्या बेहतर तरीके से उन्होंने ज्योतिष शास्त्र को आपको समझाया। कैसा लगा शो बताइएगा जरूर, मुझे आपकी राय का बेसब्री से इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।